22 अगस्त 1988। 4 साल की एक मासूम सी छोटी सी बच्ची जिसका नाम था मैरी कोनो, ये अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर एक मैदान में अकेली खेल रही थी और इस छोटी सी बच्ची को कोई अंदाजा भी नहीं था कि आगे आने वाले कुछ पलों में इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोपहर का समय था, हर कोई अपने घर के अंदर था, सड़कों पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। उस बच्ची के पास अचानक से एक कार आकर रुकती है और उस कार में से निकलता है एक शख्स जिसका हाथ ठीक ऐसा ही दिखाई देता था। इन हाथों को देखकर वो लड़की डरी तो जरूर, लेकिन जब तक वो ये समझ पाती कि उसके साथ क्या होने वाला है, ये शैतान उसे अपनी कार में बंद करके उसके घर से बहुत दूर ले जा चुका था। उसके बाद उस शैतान ने जो किया वो सुनकर आप भी कांप जाओगे। और अगर आपको लगता है कि उस शैतान ने क्या किया होगा ये आप गैस कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आपने YouTube पर कुछ थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्रीज के वीडियोस देख रखे हैं। देन थिंक अगेन। उसने उस लड़की को धीरे धीरे गला दबाकर तब तक तड़पाया जब तक कि सांस रुकने की वजह से और दम घुटने की वजह से उस बच्ची की मौत नहीं हो गई। और उसके बाद उस शैतान ने उस मरी हुई लड़की के शरीर से कपड़े हटाए और उसके बाद वो किया जो मैं आपको बता नहीं सकता। उस दरिंदे ने उस लड़की की लाश को जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, वो भी बिना कपड़ों में। वो उसके कपड़ों को अपने साथ ले आया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान की दरिंदगी केवल यहीं तक सीमित थी, तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये तो बस एक शुरुआत थी। वो उसी रात को वापस ठीक उस जगह लौट कर आया जहां पर उसने लड़की की लाश को फेंक दिया था। शायद उसका मन नहीं भरा था। उसके बाद उसने उस लड़की के साथ वो किया जो नेक्रोफीलिया में एक इंसान करता है। नेक्रोफीलिया के बारे में आप इंटरनेट पर एक बार सर्च कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और आगे अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे बहुत ज्यादा छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना सुने, इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। उस शैतान ने उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया। वो उसके हाथ पैरों को भी अपने साथ ले गया, उसके मांस को खाया और उसी हड्डियों को पाउडर बनाकर उसी लड़की के घर वालों को भेज दिया। और इसी पार्सल में उसने उस लड़की की हड्डियों के चूरे के साथ उस बच्ची के दांतों को भी भेजा था जो उसने उसी रात को उसके बॉडी से निकाल लिए थे। और ये सब उसने किया था उस बच्ची के घर वालों को तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए। ठीक वैसा ही जैसा किसी मूवी का विलेन करता है, अपने शिकार को तड़पाता है, रुलाता है, इस हद तक परेशान करता है कि उसका हौसला टूट जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हत्यारा था, इसकी इस बच्ची से या उसके घर वालों से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उस हत्यारे ने उस लड़की की हड्डियों के चूरे के साथ एक लेटर भी भेजा, वो भी पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए। और उस लेटर में उसने केवल 5 शब्द लिखे थे और वो 5 शब्द थे: मारी, क्रीमेटेड, बोन्स, इन्वेस्टिगेट, प्रूव। कौन था ये हत्यारा, क्या थी इसकी कहानी और क्यों ये छोटी बच्चियों के साथ ऐसे काम कर रहा था, जानेंगे हम आज के फाड़ू वीडियो में। ये कहानी है सुमोटो मियाजाकी नाम के एक ऐसे कातिल की जिसको जापान में लोग ओटाकू मर्डरर के नाम से जानते हैं। इसके हाथ कुछ ऐसे दिखाई देते थे जिन्हें लोग डेविल्स हैंड भी कहते हैं। ये वही खूनी हाथ है जिन्होंने उस 4 साल की बच्ची का कार के अंदर बेदर्दी से गला दबाया था। मेरा मतलब ये है कि जन्म से ही उसके हाथ इस तरह से ही दिखाई देते थे। मतलब उसकी जो रिस्ट थी वो ऐसे मूव नहीं करती थी। उसे अगर अपना हाथ ऊपर या नीचे करना होता था ना, उसे अपना हाथ यहाँ से ही मूव करना पड़ता था। उसके ये वाले हाथ यहाँ से पूरी तरीके से फिक्स थे, मतलब ऐसे वो अपने हाथ मूव ही नहीं कर पाता था। और इसी वजह से स्कूल में ज्यादा उसके कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि उसके हाथ बड़े अजीब से दिखाई देते थे। परिवार के लोग भी उसको अवॉइड ही करते थे, ना ज्यादा उसे कोई प्यार करता था, ना उसका कोई ख्याल रखता था। और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शर्मीला था। उसकी ओर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कब क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि वो इस दुनिया में था ही नहीं। सब उसकी बर्थ डिफॉर्मिटी की वजह से उसका मजाक बनाते थे, उसे स्कूल और कॉलेज में बुली करते थे। वो पढ़ाई में तेज था लेकिन
लेकिन ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था, और धीरे धीरे उसका यही अकेलापन उसको एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसकी वजह से कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। धीरे धीरे वो इंटरनेट पर बुक्स पढ़ने लगा, कुछ ऐसी बुक्स जो फैंटेसी टाइप की बुक्स होती थी। वो बुक्स उसे अलग ही दुनिया में ले जाती थी। फिर उसे मूवीज देखने का काफी शौक हुआ। मूवीज देखते देखते वो हॉरर फिल्मों का फैन कब बन गया उसे खुद नहीं पता चला। वो हॉरर की मूवीज देखता था, उसे ऐसे विलेंस बड़े पसंद आते थे जो अपने शिकार को बहुत तड़पाते थे। उसे लोगों को मूवी में टॉर्चर होते हुए देखकर काफी मजा आता था। वो ऐसे विलेंस को अपना हीरो मानता था। वो खुद चाहता था कि कभी बड़ा होकर वो ऐसा इंसान बने जो लोगों को तड़पा सके और उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। वो जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने लग गया था वो काफी ज्यादा वायलेंस से भरा हुआ था। सुटोमू अपना मजाक उड़ाने वाले हर उस व्यक्ति के साथ वैसा ही सलूक करना चाहता था जैसा कि वो मूवीज में देखता था। धीरे धीरे सुटोमू बड़ा होने लगा, उसकी इच्छाएं भी बड़ी होने लगी। वो छुप छुप कर टेनिस खेलने वाली लड़कियों के फोटो खींचता था। उसका ऑब्सेशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और हद तो तब हो गई जब एक दिन उसकी बहन ने सुटोमू को उसे नहाते हुए देखते हुए पकड़ लिया। मतलब कैन यू इमेजिन, एक आदमी का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ रहा था, वो उसे भी नहाते हुए देखता था। और जब उसकी माँ और बहन ने सुटोमू को इस बात के लिए डांटना शुरू किया तो सुटोमू ने उन दोनों को फिजिकली हर्ट किया, उन दोनों को मारा। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे जानकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे। एक दिन सुटोमू को पता चलता है कि उसकी जो माँ थी वो उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं थी। वो अपने पिता की ही संतान था, लेकिन उसकी माँ थी उसकी बड़ी बहन। और शायद यही एक रीजन था जिसकी वजह से उसको ये बर्थ डिफॉर्मिटी, ये रिस्ट वाली प्रॉब्लम हुई थी। जब ये चीज सुटोमू को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वैसे भी परिवार का कोई सदस्य उसको प्यार नहीं करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था, किसी का उससे कोई अटैचमेंट नहीं था, लेकिन ये सब जानने के बाद वो और ज्यादा अकेला पड़ गया। उसे ज्यादातर समय उसे ग्रैंड पेरेंट्स ही दिया करते थे। उनके चले जाने के बाद सुटोमू पूरी दुनिया में अकेला सा हो गया था। गंदी फिल्में देखने की, वायलेंस वाली फिल्में देखने की उसे लत लग गई थी। वो खुद को एक विलेन की तरह बनाना चाहता था जो लोगों को तड़पाए, उन्हें मौत के घाट उतार दे। सुतोमू मियाजाकी ने पोर्नोग्राफिक एनीमे, मैगजीन, वायलेंट फिल्म्स और चाइल्ड की करीब 5,763 वीडियो टेप्स जमा कर रखी थी अपने कलेक्शन में। वो ये सारी चीजें देखने का इतना एडिक्ट हो चुका था कि उसे ये सब बहुत नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन अब टाइम था कुछ ऐसा करने का जो उसके इस ऑब्सेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। अब केवल ये सारी अजीब व गरीब टॉर्चर वाली चीजें देखने से उसका मन नहीं भर रहा था। वो ये सारी चीजें खुद करके खुशी महसूस करना चाहता था। सुतोमू के 26वें बर्थडे के ठीक एक दिन बाद, मतलब 22 अगस्त 1988 को उसने 4 साल की बच्ची मारी को किडनैप किया, उसको मोलेस्ट किया और फिर उसकी डेड बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ दिया। उसने मारी के घर वालों को भी बहुत तड़पाया। मारी की हड्डियों का चूरा और दांत उसके घर वालों को भेजा। उसके शरीर के ऑर्गन्स को उसने अपने घर में ट्रॉफी की तरह सजा कर रखा। इसी साल 3 अक्टूबर को उसने मियासामी नाम की 7 साल की एक बच्ची के साथ भी ऐसा ही कांड किया। उसके बाद 12 दिसंबर को इरिका नामा नाम की 4 साल की बच्ची के साथ भी उसने सेम यही काम किया। वो उनके घर वालों को तड़पाता था, फोन कर करके उनके रोने की आवाजें सुनता रहता था, उनके घर में बोन्स के पाउडर, टीथ, हाथ और पैर और कटी हुई उंगलियां भेजता था, ठीक वैसे ही जैसे किसी हॉरर फिल्म का विलेन करता है। वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। वो अपनी ही बनाई हुई एक डार्क दुनिया में इतनी गहराई में जा चुका था जहां से उसका वापस आना बहुत ही मुश्किल था। जून 1989 को मियाजाकी नाम की एक लड़की को जो 7 साल की थी सुतोमू अपनी कार में किडनैप करके ले गया। उस लड़की के साथ उसने बहुत गलत काम किया, उसकी बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ दिया, उसके हाथ पैरों को वो अपने साथ ले आया, ठीक वैसे ही जैसा उसने मारी के साथ किया था। लेकिन उसके बाद उसने कुछ अजीब किया। वो रात को फिर लौट कर गया और वो मियाजाकी की पूरी बॉडी को अपने घर लेकर आ गया। और उसके बाद उसने मियाजाकी के शरीर का पूरा खून पिया और उसके पार्ट्स को खाया डिनर में। मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर रहा हूँ, मतलब अभी आपको लग रहा है कि अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बता दी हैं तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली स्किप कर दी हैं क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी में ठीक नहीं बैठती। मतलब आप खुद सोचो कि ये इंसान किस हद का साइको था, किस हद का साइको था।
एक दिन इसने अपनी दोनों बहनों के साथ कुछ गलत करने का प्लान बनाया और किस्मत से उसकी एक बहन भाग गई जिसने पुलिस को बुला लिया। इसके जो पिता थे उनको भी शायद इसके सारे काले कारनामों के बारे में मालूम था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि शायद वो अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। लेकिन बहनों ने ऐसा नहीं सोचा और बहनों ने बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था। जब पुलिस आई उसके रूम में गलत वीडियोस का उसने कलेक्शन देखा पुलिस वालों ने, और उन्हें बहुत सारी बच्चियों के शरीर के अंग मिले, पुरानी घटनाओं के सबूत मिले, तो पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया। वो भी सन्न रह गए जान के कि भाई ये नॉर्मल सा पगला सा दिखने वाला इंसान जिसके हाथ तक ठीक से मूव नहीं करते, वो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मियाज़ाकी के जो फादर थे उन्होंने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने एक बच्ची की बॉडी के साथ इस आदमी को ऐसा काम करते हुए देखा जो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उन्होंने तो बताया था कर पुलिस को। आपको अगर इंटरेस्ट है इस चीज़ के बारे में, अगर आप 18+ और आप जानना चाहते हो, तो इस किलर के बारे में आप वेबसाइट पर पढ़ना, आपका दिल दहल जाएगा कि इस हद का नीच इंसान। उसके बाद 23 जुलाई 1989 को इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके घर वालों ने मतलब उसके पिता ने भी इसको किसी भी तरीके की लीगल हेल्प करने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं बचाना चाहता इस इंसान को। एंड फाइनली उसको अपने किए की सज़ा मिल गई, उसको मौत की सज़ा हुई। लेकिन मौत की सज़ा ना बड़ी आसान होती है। उसने जिस दरिंदगी के साथ अपनी घटनाओं को अंजाम दिया था, उन बच्चों के साथ उसने जो गलत काम किए थे, वो सज़ा शायद कानून में लिखी ही नहीं गई है। और शायद ऐसी ही हल्की सज़ाओं की वजह से क्रिमिनल्स गुनाह करने से डरते नहीं हैं, खौफ नहीं है उनके अंदर सज़ा का। इसलिए भारत में भी इस तरीके की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। कोलकाता में भी जो कांड हुआ था हॉस्पिटल में, उस घटना में भी अभी तक न्याय नहीं मिला था उस बच्ची के पेरेंट्स को, उस डॉक्टर के पेरेंट्स को। और भी हमारे देश में छोटे छोटे बच्चियों के साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और जो क्रिमिनल्स हैं वो इसीलिए इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई एक तो हमारी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि क्रिमिनल्स को सज़ा मिलते मिलते सालों गुजर जाते हैं, जवान से वो बुढ़े हो जाते हैं, उनकी सज़ा ही तय नहीं हो पाती। और सज़ा होगी भी तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी, वो भी कभी जनरली किसी को नहीं होती। किसी को मेंटल रिहैब में भेज देते हैं, किसी को सुधार गृह भेज देते हैं। मतलब वो तो अपनी दरिंदगी करके चला जाता है इंसान, सामने वाले की जान चली जाती है तड़प तड़प के, लेकिन उसे वो सज़ा कभी नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार होता है। एनीवे, थोड़ा सीरियस था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और कभी भी किसी अनजान इंसान के साथ, चाहे आप बच्चे ना भी हों, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ ही गलत काम हो, आप बड़े भी हों तो भी किसी अनजान व्यक्ति पर आज के ज़माने में भरोसा ना ही करें तो बेहतर है। थोड़ा सा संभल कर चलें क्योंकि कभी भी किसी भी साइको से आपका पाला पड़ सकता है। टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।